गुड मॉर्निंग। तो आगे बढ़ते हैं। हम जिस टॉपिक को कंसिडर कर रहे थे वो था हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ लिया था। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी जो दो विहित संयुग्मी चर राशियां हैं, ठीक है, उनका एक साथ आप पूर्ण यथार्थता के साथ निर्धारण नहीं कर सकते हो। अर्थात अगर उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहे तो हमने क्या लिखा था कि इस प्रकार का जो पेयर होता है उनमें जो अनसर्टेनिटी होती है, उनका प्रोडक्ट जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू h×2 होता है। फिर हमने एक चीज़ ये भी नोट की थी, हमने अगले लेक्चर में क्या देखा था, इसके एप्लीकेशन पार्ट को कंसिडर किया था कि कुछ ऐसे इवेंट्स है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर भी समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है केवल उसके आधार पर, अन्य तरीके तो है ही, ठीक है ना। जैसे हमने पहला क्या लिया था कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, अर्थात नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को हम समझा रहे थे। तो हमने ये बिल्कुल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर समझा दिया था कि किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन स्थित नहीं होता है। आप ये मान के चले थे कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन स्थित है, फिर कुछ कैलकुलेशंस की थी यूजिंग द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और आपने एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था द मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। वो आपके मिली थी 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपने ये भी देखा था कि अगर हम बीटा डी के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत आपने क्या पाया कि जो अस्थायी नाभिक होते हैं उन नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं या बीटा पार्टिकल जो इमिट हो रहे हैं, बीटा पार्टिकल बेसिकली होता क्या है -1e0, तो उनकी जो एनर्जी आपको मिल रही थी वो तो केवल 2 से 3 या 4 से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिल रही थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक प्रकार की विसंगति है। वो विसंगति क्यों आई है? क्योंकि आपने एजम्पशन क्या माना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित है। तो फिर हम लास्ट में कंक्लूजिंग रिमार्क्स हमारा क्या दे दिया था हमने कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक में स्थित नहीं मान सकते। वो पूरा एक सिस्टमेटिक डेरिवेशन था या एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था जिसको हमने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने कंप्लीटली बोर्ड पर लिख करके ही आपके लिए किया था। तो आप उस तरह से उस चीज़ों को नोट कीजिए और आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं, सेकंड पोर्शन लेते हैं जो हमारा एप्लीकेशन पार्ट होगा। सेकंड है हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द H एटम, अर्थात हाइड्रोजन अणु के मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा त्रिज्या। ये आपको पता है कि न्यूक्लियस है, फिर इस प्रकार से अरेंजमेंट चलता है, ठीक है। तो मूल अवस्था का मतलब क्या हो जाएगा, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, ठीक है ना, जो सबसे पहले आपको मिलेगी नाभिक के बाद, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमें करना क्या है कि कोई भी आपके जैसे आपका हाइड्रोजन एटम है तो उस हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन स्थित है, एक तो उसकी ऊर्जा का परिकलन करना है और दूसरा ग्राउंड स्टेट जो है आपकी उसकी रेडियस, यानी अगर मैं न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है तो ग्राउंड स्टेट आपकी मान लो ये होगी, तो ये जो डिस्टेंस है जिसको मैं r से डिनोट कर रहा हूं वो आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। वैसे निल्स बोहर मॉडल से हम इसका मान आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता भी होगा एक्सप्रेशन फाइंड होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी का, और जो रेडियस आती है आपकी ग्राउंड स्टेट की वो आती है 0.523 या 0.529 एंगस्ट्रॉम करके, ठीक है ना, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो वो आपको पता है, लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको स्पेसिफिकली ये कह दिया गया है कि आपको ये जो दोनों वैल्यू है ई मिनिमम यानी ग्राउंड स्टेट में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा उस मूल अवस्था की त्रिज्या, ठीक है ना, उसको आपको फाइंड करना है यूजिंग द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस चीज को आप समझ गए? तो बिल्कुल वही तरीका है, हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपका ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक है, और ये मान लो ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है और ये मान लो रेडियस क्या है, r है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस न्यूक्लियस या जहाँ पर प्रोटॉन स्थित है, इस प्रोटॉन को केंद्र मानते हुए कोई r त्रिज्या का गोला खींचता हूँ, कोई स्फीयर ड्रॉ करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं भी स्थित हो सकता है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, मूल अवस्था के हिसाब से आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन कहीं भी स्थित हो सकता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, माना, एक मिनट, माना हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति में
अनिश्चितता R है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात नाभिक कह दो या प्रोटॉन, एक ही बात है क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन है। नाभिक या प्रोटॉन को केंद्र मानकर खींचे गए R त्रिज्या के गोले में इलेक्ट्रॉन कहीं भी स्थित हो सकता है। आप इस स्टेटमेंट को समझ गए होंगे, बिल्कुल यहीं से आप समझिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था है ये, तो इलेक्ट्रॉन मैंने क्या लिखा? माना हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता R है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस प्रोटॉन को आप केंद्र मानते हुए अगर R त्रिज्या का गोला खींच रहे हो तो इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं भी स्थित हो सकता है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं? जो डेल्टा Q था आपका, Q या R कुछ भी कर दो, वो किसके बराबर हो जाएगा? एक तरह से R के बराबर हो जाएगा। इस स्टेटमेंट से आपको पता चल गया। अब बस अगला काम क्या है? अगला काम आपका क्या है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा Q डॉट डेल्टा PQ इजिकल टू H क्रॉस। कहीं पर आप H क्रॉस बाई 2 भी ले सकते हो, कहीं पर H क्रॉस सिंपल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने पहले ही कहा था कि ये कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। मिनिमम जो होता है वो H क्रॉस बाई 2 होता है। और जब इस प्रकार का आप स्टैंडर्ड डेरिवेशन करते हो तो जो चीजें स्टैंडर्ड डेरिवेशन में मान ली जाती है वही आपको मान के चलना है, इसमें कोई अंतर नहीं आना है, ठीक है ना। H क्रॉस बाई 2 से कम नहीं होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। कहीं भी आपको H क्रॉस बाई 4 नहीं मिलेगा, आपको H क्रॉस बाई 2 से ज्यादा ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा PQ इजिकल टू H क्रॉस बाई डेल्टा Q, या ये बराबर हो जाएगा H क्रॉस बाई R। बिल्कुल यहाँ से आपने यूज कर लिया। अब आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है मूल अवस्था में स्थित है, मूल अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन स्थित है उसके संवेग में अनिश्चितता आपको इतनी मिली, तो उसका मिनिमम जो मोमेंटम है, जो न्यूनतम संवेग है, वो तो इतना होना ही चाहिए। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? सिंपली इलेक्ट्रॉन का संवेग उसमें अनिश्चितता के बराबर तो होना ही चाहिए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल जाएगा? मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं। इससे निष्कर्ष निकल जाएगा आपका डेल्टा PQ, या इस तरह से PQ इजिकल डेल्टा PQ इजिकल टू H क्रॉस अपॉन R। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का संवेग आ गया। किस इलेक्ट्रॉन का? वह इलेक्ट्रॉन जो मूल अवस्था में स्थित है। अब आपको पता है, आगे लिखोगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी P² अपॉन 2m माइनस KE² अपॉन R। आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? Q1 Q2 अपॉन R। तो Q1 Q2 तो क्या है? एक आपका प्रोटॉन है, उसका चार्ज भी E है, और एक आपका इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज भी E है। तो Q1 Q2 हो गया E² अपॉन R। R क्या हो जाएगी? उनके बीच की डिस्टेंस। ये बिल्कुल बेसिक है। तो अब इसको चलो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो E इजिकल टू P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? PQ या P कुछ भी कहो, तो ये हो जाएगा आपका H क्रॉस स्क्वायर 2m R² माइनस K² अपॉन R। ये आपकी क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में स्थित है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होगी? हमेशा न्यूनतम होगी। अभी जो मैंने ये डायग्राम आपके बनाया था, ये वाला, इसमें जो मैंने R कहा था, ठीक है ना, अगर ये R आपकी क्या हो? न्यूनतम दूरी हो, या आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो अवस्था है वो मूल अवस्था हो, तो उस स्थिति में जो आपकी ऊर्जा होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। तो आप यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है। अब जब न्यूनतम होगी तो कोई भी क्वांटिटी उसको हम न्यूनतम कैसे करते हैं? आपको पता होगा, आपने मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इसमें वेरिएबल क्या है? केवल R ही तो वेरी कर रहा है, R ही तो चेंज हो सकता है। तो
जो भी क्वांटिटी, जैसे ई को मिनिमम करना है तो हम क्या करेंगे, डी ई बाई डी आर, आप क्या करोगे, डी ई बाई डी आर इजिकल टू 0 करोगे, तो इससे आपके कुछ आर इजिकल टू आर 0 आएगा, कोई मान आएगा आर का, इजिकल टू 0 करोगे तो क्या आएगा, आर का कुछ मान आएगा, ठीक है। और फिर वापस मिनिमम को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मान आ रहा है आपका उसी मान को आप d2 अपॉन डी आर टू एट आर इजिकल टू आर 0 रखोगे, तो वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तब आप क्या कहोगे कि इस आर इजिकल टू आर 0 पर ऊर्जा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो जैसे ये दो कंडीशन फिल हो जाएगी और आपके आर इजिकल टू आर 0 आएगा, तो आर 0 का जो मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। और उस आर 0 को जब आप यहाँ आर रखोगे तो वो जो आपको एनर्जी मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, मूल अवस्था की ऊर्जा मिल जाएगी। आप समझ गए। अब बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स में इसको लिख देता हूं एक बार, ठीक है ना। चलो इसको साफ कर देता हूं। और ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यहां तक आपने लिख लिया, अब आगे क्या लिखोगे, चूंकि मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है, इसलिए आप क्या लिखोगे, यहां आप लिख सकते हो फॉर E इजिकल टू ई मिनिमम, दो कंडीशन आएगी, क्या आएगी, डी ई अपॉन डी आर इजिकल टू 0, यहाँ से आपके निकलेगा आर इजिकल टू आर 0 निकलेगा, और डी टू ई अपॉन डी आर टू, जो आर इजिकल टू आर 0 निकलेगा वो आप जब यहाँ पुट करोगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल आपकी होगी तभी आपकी क्या होगी, ई इजिकल टू ई मिनिमम मिलेगी, ठीक है। तो अब चलो करते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ, डी अपॉन डी आर निकालिए आप, क्या होगा इसका कीजिए, तो ये देखो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m तो कांस्टेंट ही है, और 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का हो जाएगा -2 अपॉन आर क्यूब, और 1 अपॉन आर का क्या हो जाएगा, माइनस के ई स्क्वायर -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ से आ गया -2h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m आर क्यूब माइनस, इसको इक्वल टू 0 करना है, माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगा, ये सॉरी 2 तो ऊपर है, ये 2 से 2 तो चला गया, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m आर क्यूब इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर एक चला गया, तो यहाँ से आपके क्या आ गया, आर आ गया h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m के ई स्क्वायर, इस ये क्या आ गया आपके R0 आ गया। ये इक्वेशन नंबर आपको हो जाएगी 4। इस चीज को आप आराम से देखिए किस तरह से मैंने सिंपली क्या किया है, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m के ई स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आ गया R0। तो बस अब आपको पता है h क्रॉस का मान आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन के लिए m भी आप जानते हो, k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और e क्या होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आप इन सब मान को रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, R0 मिल जाएगा, और इस R0 को जब आप इस एनर्जी में रखोगे तब आपको ई मिनिमम मिल जाएगी। तो ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक जो जनरल मिस्टेक हमसे होती है वो क्या होती है कि हम सीधा क्या करते हैं, R0 मान रख के निकाल लिया और यहाँ पर ई मिनिमम निकाल लिया। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको क्या पता है कि ये R0 है वो मिनिमा ही है, उसके लिए ये कंडीशन भी फुलफिल होनी बहुत जरूरी है। इस चीज को आप समझिए, देखो ये जनरली गलती होती है हमसे। R इजिकल टू R0 पर इसका डबल इंटीग्रेशन, डबल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू R क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमेशा आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, जरूरत नहीं है 100% ये आएगा मान। लेकिन जब आप थ्योरी के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन करते हो तो पूरा कंप्लीट आप आंसर लिखोगे तभी वो सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक आपने निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। चलो तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका आया था, ये आया था d अपॉन डी आर था आपका, ये क्या था d अपॉन डी आर था। तो अब हम क्या निकालते हैं, d2e अपॉन डी आर टू, और वो भी कहां पर, चलो कर, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो आपका माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m, और r क्यूब का क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस तो प्लस हो जाए, चलो माइनस
3/R4 और ये प्लस हो गया था तो ये माइनस प्लस ke² और ये हो जाएगा -2/R3। बिल्कुल सिंपल सा किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे तो क्या करना है, मुझे निकालना है d2/dr2 एट r = r0। तो वो क्या आएगा 3h×2/m, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब r4 है तो इसका 4 पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि r = r0 है तो इसकी 4 पावर क्या हो जाएगी, इसकी 4 पावर हो जाएगी h×2/8 m4 k4 और e8। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा प्लस ke², सॉरी माइनस है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये 2 भी बाहर है और r³ क्या हो जाएगा आपका, r³ हो जाएगा h× क्यूब m³ k³ और e6। तो अब देखिए ये 1 m से ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, बचा क्या देखो, ऊपर तो आपके m³ k4 e8 कॉमन है और h×6 कॉमन है, 3 - 2, ठीक है। तो 3 - 2 कितना हो गया, सिंपली हो गया आपका 1। तो ये पूरी राशि आ गई, ठीक है ना। तो अब देखो m हमेशा पॉजिटिव होता है, k पॉजिटिव होता है, e पॉजिटिव होता है, h× भी पॉजिटिव होता है। तो ये पूरी राशि क्या हो जाएगी आपकी >0 हो जाएगी। इस तरह से आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। तो इससे तो आपने r = r0 निकाल लिया और जो r0 निकाला उसको d2/dr2 पर रखा तो आपकी क्या आ गया, >= 0 आ गया। जब ये > 0 आएगा तब यहाँ नीचे आप लाइन लिखोगे, अतः स्पष्ट है कि r = r0 पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होगी। बस अब कंप्लीट हो गया। तो बस अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होगी तो बस आगे आप लिख लीजिए इस चीज को। इस r0 को तो मैं एक बार काम में लूंगा, तो इस r0 को तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक बार साइड में नोट कर लेता हूँ। r0 हमारा क्या था, h×2/m ke², ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी निकालनी है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या थी, ऊर्जा थी आपकी h×2/2m r² - k²/r थी। तो अब E मिनिमम क्या हो जाएगी आपकी, मिनिमम हो जाएगी h×2/2m r02 - k²/r0, ठीक है। तो बस अब मान रख दीजिए आप। अब मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ये लो h×2/2m r0 का मान क्या हो जाएगा, h×2 4 m² k² e4 माइनस k² r0 हो जाएगा h×2 m k e², ठीक है। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपका m k² e4/2 h² माइनस k m k² e4/h²। तो ये -1 और +½ तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका, E मिनिमम आ जाएगा -m k² e4/2 h²। ये आपके आ गई E मिनिमम और ये क्या था R0। अब बस अब आपका काम कुछ नहीं है, m का मान आप नीचे लिखना, जहां m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसका मान क्या लिखोगे आप 9.1 × 10⁻³ kg। k क्या हो जाएगा 1/4πε0, उसका मान लिखोगे आप 9 × 10⁹, जो भी उसकी यूनिट आपको पता है। E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम और h क्रॉस क्या हो जाएगा 1.054 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो जब लिख करके आप सॉल्व करोगे तब आपके जो मान आएगा वो आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है। और माइनस साइन क्या दर्शा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है कि अट्रैक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या एक तरह से अट्रैक्शन है। और R0 में भी आप जब मान रखोगे तब ये आपका मान आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से आपने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उस मूल अवस्था की त्रिज्या को ज्ञात कर लिया। और ये आपके नील्स बोर के जो थ्योरी से आपने मान निकाला था ठीक उसी प्रकार की है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है।
तो पूरा क्लियर हो गया, मैंने एक चीज़ इसको लिख करके ही दिखाई है। अब हम क्या करेंगे, अगला एक एप्लीकेशन पोर्शन लेके चलते हैं।